सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। कैसे हैं आप सभी, क्या हालचाल? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी, क्या हालचाल सभी है? हाँ, तो आज से हमें शुरुआत करनी है एक और धमाकेदार चैप्टर की, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक और नया रोमांचकारी चैप्टर। पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले कुछ सालों में नीट में लगातार इससे सवाल आ रहे हैं और लगातार इससे सवालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये चैप्टर पहले ऐसा होता था कि 2 एक साल में एक सवाल आता था, लेकिन हर साल सवाल आ रहा है। और जब सेक्शन भी होता है, कभी 2-2 सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर से हर एक सेक्शन में। नीट के हिसाब से बात करें तो नीट वाले जो इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों को मिलाकर एक ही चैप्टर मानते हैं, एक ही यूनिट मानते हैं, ईएमआई एंड एसी। तो टारगेट होता है इन दोनों को मिलाकर 3 सवाल पूछने का, 3 क्वेश्चंस पूछने का टारगेट होता है नीट वालों का। इससे 2 से 3 या 3 मिनिमम, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। तो 2 से 3 सवाल अगर आते हैं तो एक आधा सवाल ईएमआई से और 1 से 2 सवाल एसी से बनते हैं। ठीक है, तो एक और नया मजेदार चैप्टर हम शुरू करने वाले आज की क्लास में। कितना बड़ा है ये चैप्टर, क्या क्या होती है चैप्टर की कहानी, वो हम देखना शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाता है। और अगर आप इस चैप्टर को एक बार में अच्छे से समझ लेते हो तो ये सबसे आसान चैप्टर में से नीट लेवल पे। एडवांस लेवल पे, जी लेवल पे इसमें बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है, लेकिन बोर्ड लेवल पर या नीट लेवल पर इसमें बहुत आसान सी बातें पूछी जाती है। एकदम आसान सा चैप्टर होता है। 4-5 टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं हमारे, क्योंकि इसका एक मेन टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर, जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था। कुछ क्वेश्चंस बचे जो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमें इसमें एक और टॉपिक का जिसे बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, एलसी दोलन, वो हमारे सिलेबस से हट चुका है। एलसी दोलन या एलसी ऑसिलेशन वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो अब इस चैप्टर में हमारे पास मुख्य रूप से केवल यही बातें बचती है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता क्या होती है इसे समझना। दूसरी बात, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति कैसे लिखते हैं हम। तीसरी बात, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ क्या होते हैं, मतलब एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, फिर इनका कॉम्बिनेशन एलसीआर, एलआर, एलसी, ऐसे एलसीआर चुका तो एलआर, आरसी और एलआरसी, इनका श्रेणी संयोजन जो होगा वो हमें पढ़ना होता है। इसके साथ ही साथ इसमें ना आगे चलकर 2 और छोटे-छोटे से टॉपिक रहते हैं हमारे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्वालिटी फैक्टर वगैरह की चर्चा करेंगे। तो यह सब कुछ हमारे सिलेबस में रहता है। ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, 4 से 5 क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हो जाता है एकदम आराम से पढ़ने पर भी। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पहले समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वोल्टता क्या होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा। साथ ही साथ हम इसमें समय रहता है तो परिपथ में शक्ति भी देखेंगे और विभिन्न प्रकार के परिपथ भी हमें, अगर वैसे आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन विभिन्न प्रकार के परिपथ भी हम आने वाले समय में पढ़ेंगे जरूर। चलिए, कल का पूरा लेक्चर आ चुका बेटा, हमने कंप्लीट करवा दिया था। हाँ भाई, क्या सभी तैयार है? कल आप मैच देखने जाएंगे? नहीं भैया, कल का मैच हम नहीं देखने जा पा रहे हैं ना। एक तो इतना महंगा टिकट लोग बेच रहे हैं ब्लैक में, और ऊपर से वहां पर रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा है ना। दिल्ली से अहमदाबाद की जो फ्लाइट, अहमदाबाद में कल फाइनल मैच है, अहमदाबाद की जो फ्लाइट होती है 2000-2500 की होती है। कल वो फ्लाइट या आज शाम से ही, आज से ही या 2 दिन पहले से जो सारी फ्लाइट है आने और जाने की, वो सारी फ्लाइट का किराया जो हो चुका है वो हो चुका है 22,000, 25,000, 30,000 तक की फ्लाइट है ना। अहमदाबाद में स्टेडियम के आसपास जो रुकने की जगह है, जहां पर 2-2 हजार रुपए का कमरा मिलता है, वहां पर मिल रहा है वही कमरा 20,000, 25,000 का कमरा। चलो तो इससे बेहतर घर पे बैठ के देख लो। हाँ, करें क्लास की शुरुआत। मैं 720 में से 730 ला सकता हूं क्या? हाँ बेटा, आप कुछ भी कर सकते हो ना, आपकी बात अलग है, हम तो नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। चलिए, अब प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है सबसे पहले ये समझना होगा हमें, है ना। और प्रत्यावर्ती धारा बनती कैसे, वगैरह सारी बातें। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे दिखती है सबसे पहली बात तो क्या होता है, हमने इसके पहले जो धारा पढ़ रहे थे उसे हम बोलते हैं दिष्ट धारा। पहले अंतर समझना होगा कि हम जो पढ़ रहे थे वो क्या थी, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, या हम उसे बोलते थे डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अब ये जो डायरेक्ट करंट होता है उसे आप शॉर्ट फॉर्म में डीसी भी बोलोगे। क्या बोलोगे आप? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अब ये करंट जो है वो कौन देता है? ये करंट जो है वो बैटरी देती है। ये करंट कौन देता है? बैटरी देती है ना, बैटरी देती है। या ये वाला जो करंट है वह जो केमिस्ट्री में बैटरी पढ़ाई गई है, या जो नॉर्मली हम सेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनसे उत्पन्न होता है। तो यह करंट कैसा होता है? इसमें हमारे पास एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है। तो हमारे पास एक बैटरी है तो इसमें एक सिरा पॉजिटिव होगा, एक सिरा नेगेटिव होगा। मतलब हमेशा अगर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाए इसमें, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। एक सिरा सदैव पॉजिटिव होगा और एक सिरा सदैव नेगेटिव होगा। इसमें से धारा घूमती हुई इधर की तरफ निकलेगी। ये होगा हमारा डीसी या डायरेक्ट करंट। इसमें अगर हम देखें कि वोल्टेज जो है वो समय के साथ कैसे परिवर्तित होता है, तो वोल्टेज जो होगा वो समय के साथ कांस्टेंट होगा, या धारा भी जो होगी वो समय के साथ नियत होगी। इसकी धारा भी जो होगी वो समय के साथ नियत होगी। मतलब हम बोलेंगे कि धारा जो होगी वो I बराबर I0 हो, V बराबर V0 होगा वोल्टेज, और धारा जो होगी वो I बराबर I0 कुछ नियत मान आ जाएगा, कुछ नियत मान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास दूसरी प्रकार की धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि चैप्टर का नाम है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसे अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। आप इसे प्यार से एसी करंट भी बोलोगे। क्या बोलोगे आप इसे? एसी, एसी करंट। तो इसे चिन्हित किससे करते हैं? इसे चिन्हित कैसे करते हैं? तो यहां पर अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है तो उसे हम जैसे बैटरी से बनाते हैं, वैसे इसमें गोला बनाएंगे और गोले के अंदर ऐसी तरंग से बना देंगे, छुटकू सी तरंग। ये बता रही है कि यहां पर जो स्रोत है वो एसी स्रोत है, और साथ ही साथ हम इसके आगे कुछ भी रास्ते पर प्रतिरोध वगैरह, प्रतिरोध का एग्जांपल दे रहा हूं बार-बार, जरूरी प्रतिरोध लगाया एल सी कुछ भी लगाया जा सकता है। तो यह जो है हमारे पास यह एक एसी स्रोत है, तो इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो ये है कि यहां पर यह सिरा हमेशा पॉजिटिव और यह सिरा हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बदलता रहता है ना। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ जो होगा, वोल्टेज और समय का ग्राफ जो होगा, वह ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। साइन का वक्र बनेगा या कॉस का भी वक्र बन सकता है, साइन या कॉस दोनों का मतलब सेम ही होते हैं। या अगर हम यहां पर धारा का वक्र बनाएं समय के साथ, धारा का जो वक्र होता है वो वक्र कुछ इस प्रकार का होता है, वह भी हमारे पास समय के साथ परिवर्तित होता हुआ वक्र बनेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे। अब इसका क्या फायदा, उसमें क्या कहानी, वो सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक बात बता दूं। मैंने यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन, जनरेटर कैसे काम करता है ना, जनरेटर क्या होता है, उसका जो बेसिक एग्जांपल है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। कब दिया था? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं कॉइल को किसी ओमेगा से घुमाता हूं, अगर मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को अगर मैंने
किसी ओमेगा से घुमाया है ना, किसी ओमेगा से घुमाया, तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो इसमें v होगा v बराबर v नॉट sin ओमेगा t, v बराबर होगा v नॉट sin ओमेगा t, और धारा को हम लिख सकते हैं I बराबर I नॉट sin ओमेगा t। तो यहां पे sin भी हो सकता है, मैं लिख देता हूं या करके, कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे sin भी हो सकता है, cos भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, धारा और विभव में दोनों में। बस ये बताना चाह रहा है कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो यह समय के साथ बदलता हुआ उछलता कूदता हुआ जो विद्युत विभाग बल या जो धारा आएगी उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसमें जनित्र वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बेसिक बातें क्या थी वो बता दी थी, और ये फॉर्मूला कैसे बनता है यहाँ पे मैं आपको सारी बातें बताई थी। यहाँ पे ओमेगा से गुणा चुंबकीय क्षेत्र B है, इसका क्षेत्रफल A माना था, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे बोला था कि ये जो V होगा या ई बोलो, वी बोलो है ना, ई मतलब विद्युत भाग बल ई बोला था, यहाँ पे हमसे वोल्ट का वी बोल देंगे। तो यह क्या होगा, यह जो होगा वह हम बोल सकते हैं इसका पूरा वी नॉट की वैल्यू जो थी उसके साथ हमने बोला था बी ए ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन करा तो वो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यह जो था वो हमारा वी नॉट बन गया था। इसके ऊपर नीट का एक प्रीवियस ईयर सवाल भी हमने करा था, क्या सभी को याद है? क्या सभी को याद है? अगर इसमें फेरों की संख्या होगी, जितने फेरों की संख्या होगी उससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, कर ही देते हैं। अगर मान लो n फेरे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर यह बन जाएगा बी ए ओमेगा इनटू n। क्लियर है मामला? तो यह सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमें इसका काम आएगा, ये हमारे लिए प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर में हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे हमें जो विद्युत वाहक बल दिया वो वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट कॉस ओमेगा टी दिया है, उसके पदों में ही बात करेंगे। कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कहां से आता है वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो समीकरण बनेगा या आप फ्लक्स लिखोगे तो लिखोगे बी ए कॉस थीटा, थीटा को लिखोगे बी, थीटा को लिखोगे ओमेगा टी, और उसका अवकलन करके हमने इसका साइन बनाया था, ठीक है। ये सब कुछ हम पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हमें यह समझना होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो इसका यूज क्यों करा हमने, तो कल की क्लास में मैंने आपको छोटी सी कहानी समझाई थी एक थॉमस एडिसन और टेस्ला के बारे में। तो टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर पूरा काम करा था और उन्होंने ही बताया कि भैया प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कीजिए आप सभी लोग, वही बेस्ट है ना। अच्छा, कुछ इसके दोनों के दो कहीं ना कहीं दोनों बेटर होती ही है, कहीं जगह पर ये बेस्ट है, कहीं जगह पर ये बेस्ट है, लेकिन ज्यादा अगर बड़े यूज की बात करूं तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी ही बेस्ट रहता है। छोटे यूज में बात करूं तो यहां पर छोटे यूज में बात करूं तो डीसी बेस्ट रहता है। जैसे डायरेक्ट करंट कहां पर बेस्ट रहता है, जहां पर हमें चार्जर की जरूरत पड़ती है या चार्जिंग की जरूरत पड़ती है या रिमोट वगैरह की जरूरत पड़ती है, हमारे मोबाइल फोन में जहां पर भी हम एनर्जी का या विद्युत वाहक बल का इस्तेमाल करते हैं और वो हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे ये रिमोट इसके अंदर सेल लगे हुए हैं ना, ये सेल अब मैं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकता कि तार लेकर घूमूं रिमोट में, एक तार लेकर घूमूं रिमोट में, क्योंकि जब भी प्रत्यावर्ती धारा है तो उसमें एक तार जुड़ा हुआ होगा हमेशा। हम प्रत्यावर्ती धारा में डायरेक्ट हवा हवा में बातें नहीं करवा सकते, लेकिन डीसी में आसानी से करवा सकते हैं। मोबाइल फोन में हमेशा तार जुड़े रखने की जरूरत नहीं है ना, उसमें सर बैटरी लगी होती है जो काम कर देती है। ये फायदा भी होता है, गाड़ियों में जो बैटरी लगी होती है उसमें डिश धारा होती है, गाड़ियों में बार-बार तार लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। बाइक वगैरह ऑटो स्टार्ट वाले बटन दबाया चालू होगी ना, इसी चक्कर में ये बटन दबाकर चालू होने वाली चीज पहले सारी गाड़ियां किक से ही चालू होती थी ना, छोटी बैटरी भी लगी हुई होती थी जो केवल उसकी हेडलाइट वगैरह जला देती थी, वरना बाइक जो किक से ही स्टार्ट होती थी। कार वगैरह में बैटरी लगी हुई होती है ना, कार को आप हमेशा धक्का मारकर नहीं चालू करोगे तो उसमें शुरू से बैटरी आती ही आती है। लेकिन बाइक की बैटरी के चक्कर में कुछ जो बहुत भयंकर हैवी बाइक है वो भी आसान बन गई है चलाना है ना, जैसे बुलेट बाइक ना। तो जब से बुलेट वगैरह में, जैसे तुम्हें तो नहीं पता होगा, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब बुलेट में ऑटो स्टार्ट नहीं आता था, उसमें किक मार के ही चालू करना पड़ती थी, और उसकी किक इतनी खतरनाक किक होती है बुलेट की। अगर किसी के पास हो बुलेट अगर देखियो तो उसमें बैटरी का किक से स्टार्ट करना पड़ जाना, उसमें तो पाँव रह जाता है उसका। आप जिस पाँव से किक मारो पाँव दुख जाएगा, पाँव टूटने की आवाज आ जाती है, ठीक है। वो जैसे ही किक मारते बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागती है ना, बहुत तेजी से उसकी किक वापस आती है। या स्कूटर वगैरह में बैटरी नहीं होती थी है ना, लेकिन इन्हीं चक्करों में क्या हुआ है आजकल कि जो लड़के लोग जिनका वजन बुलेट का 1/10वां भाग भी नहीं है, ज्यादा तेजी से बुलेट भगा दे तो बुलेट आगे निकल जाए, खुद पीछे रह जाए, वो भी आजकल बुलेट का हवाबाजी कर लेते हैं। क्या बोलते हो यार, है ना? वो सब किसकी वजह से हुआ? बैटरी की वजह से, बैटरी की वजह से, ठीक है। क्योंकि अगर बैटरी नहीं होती 40 किलो वाले भी 400 किलो की बुलेट चला लेते हैं। देखो 400 किलो तो नहीं होती, 400 सीसी की बुलेट बोल सकते हैं, 35 किलो का भी 350 सीसी की बुलेट चला लेता है। तो यह सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? बैटरी की वजह से। जिस दिन बैटरी ने काम करना बंद कर दिया है ना, तो ये वो होते हैं जिनसे बैठकर बाइक पीछे भी नहीं खींची जा सकती है, बैठकर हिलेगी भी नहीं बाइक, लेकिन फिर भी चला सकते हैं। अब एसी में क्या होता है? एसी में हमें तार जोड़ के रखना पड़ता है, लेकिन इसके यूजेस भी बहुत सारे। क्या कि यह डिश धारा से सस्ती होती है, डिश धारा से सस्ती, यह डिश धारा से सस्ती होती है। डिश धारा से सस्ती कैसे है? देखो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में अगर आप एक बैटरी खरीदते हो तो बैटरी थोड़ी महंगी भी आती है, और आप उससे इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकाल सकते हो जितनी आप प्रत्यावर्ती धारा में निकाल सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा में बस एक डिसएडवांटेज है कि पहली बार जब प्रत्यावर्ती धारा का सेटअप करना होता है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि जनरेटर बनवाना या इसके अलावा पावर प्लांट बनाना, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है पावर प्लांट बनाने में, तार आपके घर तो बिछाने में। लेकिन एक बार खर्चा हो गया तो उसके बाद में बहुत सस्ती रहती है, बहुत सस्ती रहती है, ठीक है। अगर मान के चलो आपने बैटरी बनाई तो बैटरी बनाने में हर बार बैटरी बनी तो हर बार बैटरी में उतना ही खर्चा है जितना पहली बैटरी में खर्चा आया था, ठीक है। वो खर्चा तो नहीं रहेगा, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। एक बार जनरेटर बन गया उसके बाद खर्चा बहुत कम हो जाता है, बहुत सस्ती हो जाती है। इससे दृष्टिकारी द्वारा आसानी से दृष्टिकार में बदला जा सकता है। ये दृष्टिकारी क्या होता है, ये अभी हम जब आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का अर्धचालक, उसमें बात पढ़ेंगे हम। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे हम आसानी से दृष्टिधारा में बदल सकते हैं। ये दृष्टिधारा में बदल सकते हैं, करते भी। इन्वर्टर होता है हमारे घरों में, या हमारे घर में जो चार्जर है वो चार्जर एक तरह का दृष्टिकारी ही है। देखो छोटी सी चीज है चार्जर, वो बहुत खतरनाक चीज है, वह दृष्टिकारी भी है, दृष्टिकारी भी है। दृष्टिकारी क्या होता है? दृष्टिकारी मतलब कि यह एक्चुअल में एसी को डीसी में बदल देता है। क्योंकि अगर आप एक बैटरी चार्ज करें तो बैटरी को चार्ज आप एसी करंट, डायरेक्ट एसी करंट देकर बैटरी चार्ज नहीं कर सकते, बैटरी चार्ज नहीं होगी एसी करंट से, या ज्यादा हुआ तो बैटरी फूक जाएगी, बैटरी का काम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि बैटरी क्या होती है, बैटरी के अंदर अगर ये वाला सिरा हमने पढ़ा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बैटरी में, तो अगर ये सिरा पॉजिटिव और सिरा नेगेटिव है, इसमें आपको धारा देनी होगी तो हमेशा ये वाला सिरा पॉजिटिव बनाना चाहिए, सिरा नेगेटिव बनाना चाहिए, तभी बैटरी में चार्जिंग होगी, है ना। यहाँ पर बैटरी में चार्जिंग होगी, कब चार्जिंग होगी? जब एक तरफ से धारा जाती रहे। तो बैटरी को अगर चार्ज करना, फोन की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, किसी भी प्रकार की बैटरी चार्ज करना, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? उसके हमें दृष्टि धारा लगेगी। लेकिन हमारे घर में तो कौन सी आ रही है? प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। तो जो चार्जर होता है वो चार्जर एक्चुअल में पहले आपकी प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज गिराता है, फिर उसके बाद उसे दृष्टिकारी की मदद से, उसके अंदर छोटा सा चिप्स होती है, वो उसकी मदद से वो क्या करता है, उसे डीसी में बदलता है, फिर वो तार से आपके मोबाइल में जाती है और आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर देती है वो।
ठीक है। इसी प्रकार से इसे चोक कुंडली से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चोक कुंडली से नियंत्रित क्या होता है ये सब कुछ अभी हम इस चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसे अल्प ऊर्जा क्षय के साथ अधिक दूरी तक परीक्षित किया जा सकता है। ये जो बात मैंने आपको कल की क्लास में समझाई थी, मैं आपको ट्रांसफॉर्मर बता रहा था कि सर पावर बराबर होता है V × I। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो धारा का मान कम हो जाएगा, और यहां पर बहुत कम पावर या शक्ति हानि I² R से देंगे तो प्रतिरोध तार का होगा भले, लेकिन धारा में बहुत कम कर दूंगा तो उससे पावर या शक्ति में हानि जो होगी बहुत कम होगी, और बहुत कम शक्ति में हानि से बहुत दूरी तक ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से इसे ट्रांसफार्मर द्वारा ऊंचाई अपचाई किया जा सकता है। हम स्टेप अप स्टेप डाउन बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डीसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एक सेल 9 वोल्ट का, उसे हम 50 वोल्ट का सेल बना दे, उसके लिए नया सेल ही लाना पड़ेगा हमें। इसके अलावा और भी कुछ इसके एडवांटेजेस होते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा और भी कुछ छोटे-छोटे एडवांटेज होते हैं कि एसी करंट से जब भी झटका लगता है, मतलब अगर मान के चलो एसी स्रोत है और अगर उससे चिपक गए, मतलब आपको चटका उसमें अगर आपको करंट लगा तो आप छूटने के जो चांसेस वो ज्यादा होते हैं आपके। लेकिन डीसी करंट से अगर आप उसमें चिपक गए तो उसमें आपका नुकसान या आपके शरीर को हानि ज्यादा पहुंचती है डीसी में, है ना। क्यों? कि डीसी में अगर मान के चलो 10 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर 5 एम्पीयर की धारा आपके शरीर में से डीसी धारा, तो वो एक नियत धारा होती है ना, नियत धारा होती है। देखो सीधी सी बात है यार ना, सीधी सी बात है क्या कि आपको किसी आदमी ने एक समान बल से जोर से मुक्का मार रहा है, तो क्या हड्डियां टूट जाएगी उसको। लेकिन अगर कोई आदमी हमें रुक रुक के मार रहा है ना, तो हाँ सर थोड़ा सा बचने की उम्मीद है, वो भी सांस लेगा हम भी सांस लेंगे ना, मार रहा है छोटा है, तो इसमें बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही एसी और डीसी में अंतर होता है कि अगर जब झटका लगता है तो उसमें डीसी करंट से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है एसी करंट के मुकाबले। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर हमने कुछ बेसिक सी बातें जान ली एसी और डीसी को लेकर जो हमें पता। हाँ, किसी को डाउट इसमें? पिछले साइड में कुछ नहीं बताया, बस मैंने ये एसी और डीसी में अंतर बताया। टाइम पर आ जाएगा क्लास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक सी बातें जान ली, लेकिन सर मैं किस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहूंगा? क्या ये धारा ऊपर नीचे कूदती है? हर प्रकार की ऊपर नीचे कूदने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे? नहीं, हर प्रकार की ऊपर नीचे कूदने वाली धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा नहीं कहेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित या प्रत्यावर्ती धारा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट अगर पूछ ले आपको किसी स्कूल के एग्जाम में, भैया बताओ प्रत्यावर्ती धारा कैसे होंगे, या 4-5 यदि नीट में भैया इसमें कौन सी बात है प्रत्यावर्ती धारा को लेकर, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स, एसी करंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट कि ग्राफ से बात हमें समझ में आई सर कि अगर वोल्टेज जो है वह समय के साथ बदल रहा है। सबसे पहली बात यह समय के साथ बदलना चाहिए, V समय के साथ परिवर्तित होता है। कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आपको परिभाषा पूछी जाए तो आप इनको मिलाकर एक परिभाषा बना सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि इसका आयाम हर बार नियत होता है। आयाम क्या होता है? आयाम क्या होता है? हाँ भाई आयाम क्या होता है? आयाम यह होता है सर कि कितना, है ना, यह 0 से कितना ऊपर हमेशा जाएगा, या कितना अधिकतम ऊपर जा सकता है, कितना अधिकतम नीचे आ सकता है, कितना अधिकतम ऊपर जाएगा, कितना अधिकतम नीचे आएगा। तो इसका आयाम जो है वह हमेशा नियत होता है। प्रत्यावर्ती धारा में कभी ऐसा नहीं हो सकता ना। आयाम से समझता है, अगर आप 14 से परिभाषा लिख सकते हो, अधिकतम विस्थापन मूल बिंदु से, है ना, या मूल अवस्था से अधिकतम विस्थापन से आयाम कहते हैं। तो यहां पर या अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज के लिए हम लिख सकते हैं, या धारा की बात करें धारा के लिए लिख सकते हैं इसका अधिकतम मान, है ना, धारा का अधिकतम मान या वोल्टेज का अधिकतम मान, इस अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं, मैक्सिमम मान, है ना। तो यहां पर इसमें आयाम पॉजिटिव नेगेटिव में समान होता है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात करें, आयाम पॉजिटिव और नेगेटिव में, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक में समान रहता है। सबसे पहली बात समान रहता है, और हर चक्कर में या हर साइकिल में भी समान रहता है ना सर। हर साइकिल में समान रहता है, मतलब यहां पर एक चक्कर हुआ इसका, फिर अगला चक्कर हुआ, हर चक्कर में आयाम समान रहेगा। यहां पर हर चक्कर लिख सकते हो, प्रति चक्कर में भी समान रहेगा, प्रति चक्कर में समान रहेगा। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है सर? आयाम समान है, V समान है, सॉरी V समय के साथ बदल रहा है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात क्या होगी? अगली इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होना जरूरी है, या नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना जरूरी है। मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें प्रति चक्कर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वोल्टेज धारा पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव जाती ही जाती है, वरना यह हम एसी करंट नहीं बोलेंगे, तो आयाम क्या है? आयाम जो है अधिकतम मान, इसका एग्जांपल लिखता हूं V0 या I0, ये जो होंगे वो सब क्या हमारे आयाम है, धारा का आयाम, वोल्टेज का आयाम, ये आयाम होता है। कुछ एग्जांपल जैसे यहां पर ये जो सारी आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, ये सब एक प्रकार की एसी करंट, एसी स्रोत है। इनके नाम अलग अलग होते हैं, एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो, है ना। जैसे हमारे पास ये कैसी है, ये सर यह त्रिकोण के रूप में, तो त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है, या वर्गाकार रूप में वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है, या आरा जंक्शन, अगर आपने किसी भी चीज काटने की आरी होती है तो आरी में कैसे सर, आरी के ऊपर जो सतह होती है वो इस प्रकार की होती है ना, लोहे काटने की, लकड़ी काटने की जो आरी होती है उसकी सतह कैसी होती है? ऐसी होती है। ये आरादंती प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसी प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है, जो हमें काम आएगी, वो है ये ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, या बोलते हैं अंग्रेजी में सिनोसाइडल वेवफॉर्म, मतलब जो साइन और कॉस का वक्र जो है उससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हम सारी बातें करने वाले हैं। तो यह भी एक प्रत्यावर्ती धारा है। देखो सब में क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव बदल रही है, बिल्कुल। आयाम जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव में भी है, और यह पॉजिटिव से नेगेटिव बदलकर नेगेटिव से पॉजिटिव वापस भी आ रही है, ठीक है, और समय साथ बदल रही है। लेकिन अगर मैं ये देखूं तो ये क्या है? ये डिस्ट, ये एसी करंट नहीं, तो ये क्या है? ये डिस्ट, ये एसी करंट नहीं है, ये डीसी करंट भी नहीं है, क्योंकि समय के साथ नहीं, समय के साथ नहीं तो डीसी होता, लेकिन समय के साथ बदल रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रहा, तो एसी भी नहीं है, डीसी भी नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा का मिश्रण है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या, ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं, यह प्रत्यावर्ती धारा नहीं है ना, यहाँ यह प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रही, आयाम तौर पर नहीं तो, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रही है।
क्लियर है? तो यह प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं यार कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हम सारी बातें भी करने वाले हैं, इस चैप्टर में बात करेंगे, क्लास 11 का एक और चैप्टर है। जब हम आगे चलकर क्लास 11 पढ़ेंगे तो उसमें हम एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा एसएचएम है ना, या हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी में दोलन भी बोल सकते हो आप, या हम उस चैप्टर में जो सारी बातें करेंगे, ऑसिलेशन में जो सारी बातें करेंगे हम, है ना, वह सरल आवर्त गति की सारी बातें जो वो एग्जैक्ट इससे मेल खाती है, उसमें ऐसे ही समीकरण बनेंगे, ऐसी ही सारी बातें होगी। तो आप जो मैं आज बोल रहा हूं कृपया करके अच्छे से समझे, वहां पर भी आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। मिक्सर कैसे पॉसिबल? मिक्सर बहुत आसानी से पॉसिबल। आपके पास एसी स्रोत आता है, उसके ऊपर आपने डीसी को ओवरलैप कर दिया ना, ये सब होता है, ये सब हमें नहीं करना, चिंता ना करो, ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो अधिकतम मान या आयाम लिखा, इसमें कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं मैं आपको ना, एग्जांपल्स कुछ करवा देता हूं इसके। जैसे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इसमें लिखा v बराबर v नॉट, देखो v भी लिख सकते हो, i भी लिख सकते हो, धारा भी लिख सकते हो, वोल्टेज लिख सकते हैं ना। तो v बराबर v नॉट sin ओमेगा t लिख रहा हूं मैं, या i बराबर i नॉट cos ओमेगा t लिख रहा हूं, sin ओमेगा t cos ओमेगा t। तो इसमें अधिकतम मान क्या है? इसका v नॉट अधिकतम मान, इसका i नॉट अधिकतम मान होगा, i नॉट अधिकतम मान होगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल देख सकते हैं हम, ये i जैसे i बराबर a sin थीटा, थीटा लिखा कोई बात नहीं, थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर हमें पता है ओमेगा t के बराबर होता है, थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा t के बराबर होता है। तो ये लिखा तो इसका अधिकतम मान a होगा। अच्छा, ये लिखा तो इसका अधिकतम मान क्या होगा? a प्लस b sin थीटा, तो a तो है, सब b, इसका अधिकतम मान b है और a ही है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सब कुछ हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होता है, एक तरह का रिवीजन ही है ये। a sin स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? a ही होगा, तो sin स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। क्लियर है? तो यह कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता, क्लियर है? तो यह कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। चलो इसी प्रकार से अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं, अभी मैंने आपको जैसे एसी स्रोत के बारे में बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, लेकिन अब मुझे आपको मैं आपको एक एक करके और भी कुछ बातें बताऊंगा। जैसे मैंने आपको एक पद बताया आयाम, एक इंपॉर्टेंट पद हो गया आयाम, ऐसे मैं आपको आवृत्ति के बारे में बताऊंगा, ऐसे मैं आपको आवर्तकाल के बारे में बताऊंगा, ऐसे ही मैं आपको यहां पे जैसे हमने पढ़ा अधिकतम मान, एक होता है औसत मान, धारा का औसत मान, धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान। तो ये कुछ हमें इंपॉर्टेंट से पद हुए जो अब हमें पढ़ना होंगे एक एक करके, जिससे हम इस चैप्टर को आगे चलकर समझ पाएंगे। क्लियर है? तो अभी की जो क्लास उसमें हम ये इंपॉर्टेंट से पद ही पढ़ने वाले हैं एक एक करके। चलिए तो अगला पद आप चाहे नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे हमने सबसे पहले आयाम के बारे में पढ़ा, सबसे पहले आयाम के बारे में पढ़ा। अब दूसरा पद जो है ये सारे एग्जांपल्स बना लेना आपने, दूसरा पद जो है वो हम पढ़ेंगे आवृत्ति। ये सब वैसे आपको पता है, मैं आपको काफी सारी बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बस एक बार कॉपी में लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आवृत्ति, आवृत्ति जो है इसे हम चिन्हित करेंगे f से, f से चिन्हित करेंगे। आवृत्ति और आवर्तकाल एक ही में पढ़ा देता हूं, क्या बोलते हो एक ही में देख लेते हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम t से चिन्हित करेंगे। क्या होता है आवर्तकाल? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय हमारा आवर्तकाल कहलाता है। तो यहां पर अगर मान के चलो, मैंने बोला कि हमारे पास एक चक्कर किसका होगा एक्चुअली में, किसका होगा एक चक्कर, ध्यान समझना किसका होगा एक चक्कर। तो सर हमारे पास यहां पर यह एक कॉइल थी जो घूम रही है ओमेगा से, इससे घूम रही है ओमेगा से, तो ये ओमेगा से घूमती हुई कॉइल है, ओमेगा से घूमती हुई कॉइल है। तो जब इसका एक चक्कर पूरा लग जाएगा तो उस समय को मैं आवर्तकाल कहूंगा। ये ग्राफ से कैसे दिखाई देगा सर? तो जब इसका एक चक्कर पूरा होगा तो ग्राफ में कैसे दिखाई देगा? अगर मैं वोल्टेज और समय का ग्राफ बनाऊंगा तो देखो क्या होगा। पहले मान के चलो कि ये कौन 0 डिग्री था, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे घूमेगा तो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज बढ़ेगा, फिर वोल्टेज कम होगा, नेगेटिव में जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर और ये 0 हो जाएगा। तो यह एक चक्कर हो गया है, एक चक्कर। तो जितनी देर में ये पूरा एक राउंड घूमेगा उतनी ही देर में यहाँ पर ये एक वोल्टेज बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक वोल्टेज का ग्राफ बन जाएगा ना। तो यह हम आसानी से ऐसा बोल सकते हैं जितनी देर में ये एक राउंड लगेगा उतनी देर में यहाँ पर वोल्टेज की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यह 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर उसके बाद में 0 बन गया। तो इस समय को हम क्या बोलेंगे? इस समय को हम कैपिटल टी या आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल टी या आवर्तकाल। अब हमें पता है सर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है, या मैं चाहूं तो कैपिटल टी का मान 2π/ω लिख सकता हूं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार आपका रिवीजन चल रहा है। इसी प्रकार से आवृत्ति क्या होती है सर? आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी। चलिए तो अब हमने ये आवृत्ति और आवर्तकाल जाना सर, तो इसका कुछ एग्जांपल भी है क्या? हाँ बिल्कुल इसका एग्जांपल है। तो इसका जो एग्जांपल होगा, अगर हम दो देशों की बात करें, एक हमारा देश भारत और एक देश अमेरिका, एक देश अमेरिका। तो अब अगर हमारे देश में बात की जाए तो आपने ऐसा कहीं पढ़ा होगा या आपको कहीं ऐसा सुना होगा आपने कि हमारे देश में 220 वोल्ट की धारा आती है और 50 हर्ट्ज पर आती है, और अमेरिका में 110 वोल्ट पर आती है धारा और 60 हर्ट्ज पर होती है। अब आपके मन में ये जागरूकता आ सकती है कि सर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं? तो ये एक्चुअल में है ना, ये पहले से ही ऐसा था कि अमेरिका और ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड वाले जो थे वो एक दूसरे के विरोधी रहते थे, यूरोप वाले और अमेरिका वाले, कि तुमने क्या हम भी कुछ करेंगे अलग। तो ये ऑलरेडी जो हम फॉलो करते हैं वो ब्रिटिशर है ना, जो हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे जनरेटर सबसे पहले लगाए, तो उन्होंने हमारे देश में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जो विधा थी उसे निभा दिया, और हमारे घरों में 220 वोल्ट आने लगे अंग्रेजों के जाने से पहले, तो हर जगह 50 हर्ट्ज पर ही काम चलेगा। ठीक है, लेकिन अब अमेरिका वालों ने खुद अपना अलग से जनरेटर बना, तो हमको चला करेंगे, तो उन्होंने 110 और 60 हर्ट्ज पे पूरा मशीन वगैरह सब कुछ बनाई। तो सर क्या इन लोगों को कम शक्ति मिलती है? हाँ ऐसा होता है, ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरे को 110 वोल्ट पे लाना होगा, 110 वोल्ट पे लाना होगा 220 वोल्ट से, तो 220 वोल्ट पे शक्ति ज्यादा मिल सकती है और 110 पे कम मिलती है, लेकिन उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि उनकी जो मशीन है या उनके जो चार्जर है, जो सारी चीजें वो सब कुछ 110 वोल्ट के हिसाब से डिजाइन कर दी है ना, और हमारे यहाँ 220 वोल्ट से बनी हुई है। इसी वजह से आपने कभी चार्जर वगैरह या कोई ऐसा लैपटॉप वगैरह या मोबाइल वगैरह देखा होगा कि बाहर के देश से अगर अमेरिका से कोई इंडिया आ रहा है तो वो अमेरिका वाला चार्जर नहीं लगा सकता है ना, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है उसमें लिखा होता है फॉर यूज इन इंडिया, फॉर यूज इन अमेरिका, क्योंकि अलग अलग कहानी है, वो यहाँ पर लगा होगा तो काम नहीं करेगा। दूसरी बात सिर्फ 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज क्यों है ना, तो अब वो वही वाली बात है, जो जनरेटर जो बड़ा पावर प्लांट में जनरेटर जो है ना, आप ये समझो कि जो थर्मल पावर प्लांट या डैम वगैरह बने हुए हैं, तो वहां पर जो जनरेटर बना हुआ है, तो वो जो उसके अंदर, वो जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बना, उसके अंदर कॉइल घूमी है, और वो जो कॉइल जिस रफ्तार से घूमेगी, अगर यह 50 हर्ट्ज से घूमेगी तो जो धारा बनेगी वो 50 हर्ट्ज की बनेगी, और ये अगर 60 हर्ट्ज से घूमेगी तो धारा 60 हर्ट्ज की बनेगी। अब वो हम कंट्रोल करके उसे 50 हर्ट्ज से घुमाते हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो सब 50 हर्ट्ज पर चलती है, इसमें चलती है 50 हर्ट्ज पर।
ठीक है। तो अब यह 50 हर्ट्ज पर जो चलती है, 50 हर्ट्ज पर जो चलती है, तो 50 हर्ट्ज पर चल रही है, बहुत बढ़िया बात। सर ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? इस 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? ये 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि हमारे घरों में जो धारा आ रही है उसमें एक सेकंड में 50 बार वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती है। मतलब एक सेकंड में 50 बार ना, इसकी आवृत्ति जो है ना, ये हटा रहा हूं मैं ग्राफ, ये बस आपको ऐसे बताने के लिए बनाया था मैंने। तो यहाँ पे आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में सर, एक सेकंड में यह 50 बार ऊपर नीचे 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 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर बोल सकते हैं इसका आवर्तकाल जो होगा वो 1/50 सेकंड होगा। 1/50 सेकंड, या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको सॉल्व करके, ये लिखा हुआ 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड मतलब मात्र 0.02 सेकंड में वो एक चक्कर काट लेती है। ये जो कॉइल यहां पर अंदर घूम रही है एक्चुअल में, ये कॉइल की स्पीड इतनी होनी चाहिए 0.02 सेकंड में एक चक्कर घूम जाए। तो वो जो धारा हमारे घुमाती है उसे इसलिए हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज की हुई। 50 आरपीएस, हां बोल सकते रिवॉल्यूशन पर सेकंड। नहीं ऐसा नहीं है। एक बच्चा बोला कि सर ऐसे तो हर देश में अलग चल रहा होगा। नहीं, हर देश में अलग नहीं चल रहा है। देखो यूरोप इस दुनिया में अगर आज से 200-300 साल पहले हम देखें धारा वगैरह के बारे में बातें चल रही थी, जब जनरेटर वगैरह बना, तो दो ही सुपर पावर थी। एक यूरोप था ना, तो यूरोप वालों ने जो बनाया वो सब, उन्हीं का राज जो था बहुत सारी कंट्रीज में था, तो वो लोग गए तो उन लोगों ने वहां पे जनरेटर वगैरह लगाया। तो बहुत सारी कंट्री जहां इंग्लैंड वालों का राज था या ब्रिटिशर या अंग्रेजों ने राज किया, उन सबने ये ऊपर वाला सिस्टम लगा दिया। जहां अमेरिका वालों ने राज किया, नीचे वाला सिस्टम लगा दिया। तो इसके अलावा कोई तीसरा सिस्टम नहीं है दुनिया में। यार ये एक आदमी कौन है? पीछे ही पड़ गया बिल्कुल ही। सर 240 होगा, कोई काम कर तो 240 तेरे घर में ज्यादा भेज, मेरे घर में तो 220 भेज रहे। क्या होता है ये प्रत्यावर्ती धारा में? ऐसा नहीं है एकदम एग्जैक्ट 240 ही आती है ना, वो थोड़ी फ्लक्चुएट करती है, कभी 200 240 220 230 200 215 तक भी कभी चली जाती है। तो फ्लक्चुएशन होता रहता है उसमें, है ना। एग्जैक्ट 220 नहीं आई हमेशा, है ना, आती है, लेकिन उसमें 240 बहुत कम कभी पहुंच पाती है। चलो हाँ भाई, तुम 240 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमारे लिए मेन मकसद है ये 50 हर्ट्ज को समझना। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 0.02 सेकंड, या मैं चाहूं तो लिख सकता हूं मिली सेकंड। मिली सेकंड क्या होता है? 10 का -3 होता है, तो 10 का 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मिली सेकंड में पहुंच जाएगा। तो लिखा 20 मिली सेकंड। ये 20 एमएस लिखा हुआ मतलब क्या? 20 मिली सेकंड बन गया है। क्या बन गया है? 20 मिली सेकंड का आवर्तकाल होता है। अब 20 मिली सेकंड जो होगा, इसमें हमसे एक दो और बातें पूछी जा सकती है क्या, कि सर आधा चक्कर करने में कितना समय लगेगा? तो 20 का आधा लगा सर, 20 का आधा लगा, 10 मिली सेकंड लगा। ऐसे कुछ छोटी-छोटी बातें पूछ सकते हैं। एक चौथाई चक्कर में कितना समय लगेगा? इसका एक चौथाई कर दो। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट सा सवाल जो आता है इसमें कि, है ना, अगर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो एक सेकंड में कितनी बार दिशा परिवर्तित हो रही है? एक ये वाली बात पूछी जाएगी सबसे ज्यादा, 50 या 20 मिली सेकंड। अगली इंपॉर्टेंट सी बात जो आपसे पूछी जाएगी कि यार यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, चल 3 बातें हैं, तो मैं तीसरी वाली पहले लिख देता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। आपसे ओमेगा भी पूछा जा सकता है इसका। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा सर, ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर आवृत्ति में 50 हर्ट्ज पता चल रही है, तो आवृत्ति जो है वो ओमेगा बटा 2 पाई है, या ओमेगा का मान लिख सकता हूं मैं 2 पाई इंटू एफ। तो अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 2 पाई इंटू 50 या हो जाएगा 100 पाई। क्या हो जाएगा? 100 पाई। मतलब कि अगर आपको कल को क्वेश्चन दिखाई दे, क्वेश्चन में आपको बोला, आप देख के समझ जाओ क्या, कि आपको क्वेश्चन बोला v बराबर v नॉट साइन 100 पाई टी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ सर जी कि यहां पर इसका जो ओमेगा है वो 100 पाई है। ओमेगा 100 पाई है, मतलब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो यह एक और बात आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, यही सवाल स्टेप पर गया। अच्छा, अगली बात जो मैं बोल रहा था कि प्रति सेकंड धारा कितनी बार दिशा परिवर्तित करती है? प्रति सेकंड कितनी बार दिशा परिवर्तित करती है? तो देखो, पहले मैं ये समझना होगा कि सर एक चक्कर में कितनी बार दिशा बदल जाती है? एक चक्कर में कितनी बार दिशा बदल जाती है? तो एक चक्कर देखो, अगर आप एक चक्कर मान लो तो यहां पे एक चक्कर कहीं से कहीं तक माना जा सकता है। आप चाहो तो एक चक्कर यहां से यहां तक मान लो, या आप चाहो तो एक चक्कर यहां से यहां तक मान लो। मैं यहां से यहां तक मानूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें समझने में आसानी होती है। देखो, तो यह एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर में कितनी बार दिशा बदली? सर एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो प्रति चक्कर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रति चक्कर दो बार दिशा बदलती है। तो अगर हर चक्कर में 2 बार दिशा बदल रही है, तो एक या प्रति सेकंड कितनी बार दिशा बदलेगी, या एक सेकंड में कितनी बार दिशा बदलेगी? तो हमें पता है सर कि एक सेकंड में कितने चक्कर है? 50 चक्कर है। हर चक्कर में 2 बार दिशा बदल रही है। फिर सुन ले, एक सेकंड में कितने चक्कर है? 50 चक्कर लग रहे हैं। हर चक्कर में 2 बार दिशा बदल रही है, तो एक सेकंड में 50 इंटू 2 100 बार दिशा बदलेगी। एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो हमें आधी नींद में भी याद होना चाहिए, 100 बार दिशा बदल जाएगी। 100 बार दिशा बदल जाएगी। क्लियर मामला? 100 बार दिशा बदल जाएगी। अपने घर में कैसे चेक करें कितना वोल्टेज आ रहा है? अपने घर में चेक करने के लिए अगर आपके पास ऐसा एक घर में तो वो मीटर होना चाहिए, वोल्ट मीटर होगा। तो इसमें अलग अलग मीटर होता है। एक होता है मल्टीमीटर, है ना, आपने देखा होगा कभी कोई इलेक्ट्रिक वाले भैया वगैरह आते हो या किसी घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम करता हो, तो ऐसा पीले रंग का डब्बा सा होता है, पीले रंग का डब्बा होता है। इसके अंदर यहाँ पे एक डिजिटल मीटर लगा होता है, इसके यहाँ पर एक रोटर लगा होता है, क्योंकि वो मल्टीमीटर है, वो अलग अलग काम कर सकता है, वो धारा का मापन ले सकता है, वोल्ट का मापन ले सकता है, मिली वोल्ट में, और यहाँ से 2 तार निकलते हैं, इसमें 2 तार लगाओ तो इसमें यहाँ पर रीडिंग आ जाती है। या अगर आपने बोरवेल या बोरिंग जो भी बोलते हो आप यहाँ पे, ना, बोरिंग बोरवेल की मोटर देखिए, तो मोटर तो पानी के अंदर ही होती है, लेकिन उसका स्टार्टर जो है वो ऊपर लगाया जाता है खेत वगैरह में, अगर घर में भी हो तो आपने देखा होगा आपने, तो उसका जो स्टार्टर होता है, वो स्टार्टर के ऊपर एक लाल बटन होता है, एक हरा बटन होता है उसको बंद चालू करने का, है ना। ये बटन यूजुअली नीचे होते हैं, लाल बटन या ऐसे साइड में होते हैं, कहीं पर लाल बटन हरा बटन, उसके साइड में 2 मीटर लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ होता है। ये एक अमीटर, एक एमीटर होता है और एक वोल्ट मीटर होता है। जैसे स्विच को दबाओगे आपको वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग आ रही है वो बता देता है। ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि ये इसलिए दिया जाता है कि आप मोटर चालू करने से पहले बहुत बार होता है, मोटर चालू करने के लिए बार-बार बंद हो जाएगी। हाँ, स्टेबलाइजर में भी होता है, स्टेबलाइजर में लगा होता है, या बहुत बार मोटर चालू करके बार-बार बंद हो जाएगी, पानी नहीं खींच पाएगी, तो एक बार चेक कर लो कि कितनी वोल्ट आ रही है। हो सकता है कि आपके घर में कम वोल्टेज आ रहा है, इस वजह से मोटर उठ नहीं पा रही है। ठीक है,
हाँ, ये कुछ जगह है जहां से आप माप सकते हो कि हमें कितनी धारा, कितनी वोल्टेज धारा आ रही है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमारे घर में जो धारा आ रही है उसमें 50 चक्कर प्रति सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में 100 बार दिशा बदल लेती है। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़नी है हमें, इसके अलावा हमें और भी कुछ छोटे-छोटे पद पढ़ने हैं। जैसे आपको आयाम बता दिया मैंने, ओमेगा बता दिया, टी बता दिया, आवृत्ति हो गया, चलो ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा हमें अगला जो इंपॉर्टेंट पद पढ़ना है, ये पॉइंट नंबर 2, मतलब हमने 2 साथ में कवर कर दिया, इसको 2 और 3 भी डाल सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है औसत या माध्यमान धारा, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। अभी देखो इसमें ये पॉइंट नंबर 2, मतलब हमने 2 साथ में कवर कर दिया, इसको 2 और 3 भी डाल सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है औसत या माध्यमान धारा, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। अभी देखो इसमें तुम्हें ये नहीं पता ये 210 क्या है और 110 क्या है ना? मतलब सर, अरे मूर्ख, ये बता, मैं तुझे बोल रहा हूं कि धारा समय साथ बदल रही है, समय साथ बदल रही है, या विभव समय साथ बदल रही है, बड़ा हुआ, कम हुआ, जीरो हुआ, फिर बड़ा हुआ, कम हुआ। इसमें 220 कौन सी वैल्यू है? सबसे ज्यादा बीच की, कहां की वैल्यू 220? तुझे पता 220 क्या है? 220 क्या है? 220 क्या है? नहीं पता ना? हाँ, अभी क्या है वही अब हम पता करने जा रहे हैं, है ना? तो उसमें 2 पद पढ़ना है, एक होता है औसत मान या माध्य मान और दूसरा होता है वर्ग, वर्ग माध्य मूल मान। तो 2 परिभाषाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हमें देखना होगी। तो सबसे पहली बात, औसत मान क्या होता है? औसत मान क्या होता है, या एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। इसे हम चिन्हित करेंगे, धारा लिख रहे तो आई एवरेज से चिन्हित करेंगे, आई एवरेज से, आई औसत मान। देखो एक बात बताओ यार, ये छोड़ दे, ये परिभाषा मत पढ़िए, परिभाषा मत पढ़िए, परिभाषा। अगर मैं तुमसे औसत धारा पूछूं तो क्या कभी तुमने औसत धारा पढ़ी है? क्या कभी तुमने औसत धारा पढ़ी है? एक गाने में आया था, कौन सा गाना है? 440 वाट का झटका लगा हुआ गाना, 440 वाट का झटका ना लगाओ, 220 से काम चलाओ। ये बताओ तुम, क्या कभी तुमने औसत मान, औसत धारा पढ़ी? बिल्कुल सर, औसत धारा में पढ़ी। औसत धारा होती है कुल आवेश, विद्युत धारा में पढ़ा, कुल आवेश बटे में कुल समय। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे आवेश नहीं देंगे, ये आवेश नहीं देंगे आवेश नहीं देंगे हमें। तो आवेश नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आवेश नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं? हम आवेश को भी लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन आई dt बटे में इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन आई dt बटे में इंटीग्रेशन dt। ये हमारे पास आई एवरेज होगा, आई एवरेज होगा। अच्छा, लगा 440 वाट का झटका छूने से तेरे, बेटा अगर उसके छूने से 440 वाट का झटका लग रहा है तो बता दो, बिजली विभाग वालों को बता देते हम, है ना? उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा के 220 वाट का झटका करवाएंगे और लोगों के घर के बाहर खड़ा करवा देंगे या कॉलोनी के बाहर, बोलेंगे मैडम आप ये दोनों तार को पकड़ के रखो, हमारे घर में बिजली आती रहेगी, फ्री बिजली बन जाएगी। या अगर 440 वाट ही देना है मैडम को, नहीं मैं 440 वाट का ही झटका दूंगी, तो उन्हें बोलो कि रेलवे वालों को भी आपकी जरूरत है, रेलवे वालों को भी, है ना? जो आजकल इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन पे चलते हैं, तो मैडम को बोलना कि वहां पर भी तार की जरूरत पड़ रही है, तो काम करो आप ट्रेन के ऊपर खड़े हो जाओ, वहां पर भी झटके की जरूरत है 440 वाट के, है ना? तो आराम से ट्रेन चलती जाएगी। देखो किराया भी नहीं लगेगा किसी को, किराया भाड़ा बच जाएगा आने जाने का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आई dt बटे में इंटीग्रेशन dt, और अगर वो 440 वाट का झटका किसी इंसान को देंगी, है ना, तो वो जो भी इंसान है जो गाना गा रहा है कि लगा 440 वाट का झटका छूने से तेरे, तो उस इंसान को समझाइए कि थोड़ा सा फिजिक्स पे ध्यान दे। 440 वाट का झटका अगर उसे लगेगा तो छूने से तेरे दिल गदगद नहीं होगा, दिल इतना ज्यादा गदगद हो जाएगा कि काम ही करना बंद कर देगा 440 वाट से, है ना? मैडम के छूते ही तुम्हें प्यार मोहब्बत नहीं होगी, प्यार तो हो जाएगा तुमसे लेकिन यमराज को सीधे। हाँ भाई, तो औसत मान क्या होगा? औसत मान क्या होगा? तो औसत मान जो होगा वो कुल आवेश बटे में समय, या मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन आई dt बटे में इंटीग्रेशन dt, ये जो होगा वो औसत वैल्यू आएगी। तो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र धनात्मक या ऋणात्मक में औसत या माध्यमान उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है जो किसी परिपथ में उतनी ही मात्रा में आवेश प्रवाहित कर दे जितना प्रत्यावर्ती धारा उतने ही समय में परिपथ में करती है ना, या उतने ही समय में उस परिपथ में किया जाता है दिष्ट धारा द्वारा। ठीक है, अब ये परिभाषा को हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पहली लाइन लिखी हुई है, ये हमें जो पता था मैं तुम्हें बता दिया, इसके ऊपर और नई बात हमें समझना होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वह प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र धनात्मक या ऋणात्मक में औसत मान। अच्छा, ये क्यों लिखा है? अर्धचक्र में। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा में औसत मान हम हमेशा अर्धचक्र के लिए ही बताएंगे, अर्धचक्र के लिए बताएंगे। सर क्यों? ऐसा क्या झटका लगा आपको किसने छुआ कि आप अर्धचक्र की ही बात कर रहे हो, पूरे चक्र की बात ही नहीं कर पा रहे हो? हाँ, पूरे चक्र की बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये झटका जानलेवा सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अगर मान के चलो मैंने पूरे चक्र की बात कर ली, प्रत्यावर्ती धारा में एक पूरा चक्र हो गया, पूरा चक्र हो गया, तो पूरा चक्र में ना ये इंपॉर्टेंट सा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, आप औसत मान को समझो से फील करो, उससे पहले बात पता होनी चाहिए क्या कि अगर आपने पूरा चक्कर चला दिया, अगर आपने पूरा चक्कर चला दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? आधा चक्कर चलाओ उसी में मजा है। तो अगर पूरा चक्कर हो गया, तो अगर मेरे पास धारा है, धारा का पूरा चक्कर हो गया, प्रत्यावर्ती स्रोत है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसमें आपने पूरे में सोचा कि मैं औसत मान निकाल लूंगा, तो हमें पता है ये जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना ही नेगेटिव में जाएगा। तो सदैव 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 कि प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। तो हमेशा प्रत्यावर्ती धारा में ये इंपॉर्टेंट सी बात है कि एसी में पूर्ण चक्कर के लिए आई एवरेज सदैव 0 होगा, औसत मान सदैव 0 होगा। इसको कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों? कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। इंटीग्रेशन आई dt, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इंटीग्रेशन आई dt मतलब क्या सर? आईटी ग्राफ का इंटीग्रेशन, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो 0 हो गया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये तो 0 हो गया। तो पूरे चक्कर के लिए बात नहीं करेंगे, हमेशा आधे चक्कर के लिए बात करेंगे। आप चाहते एक दो की वैल्यू में निकाल कर दे दूंगा, बाकी अभी हम आगे पढ़ते हैं इसी परिभाषा, तो आधे चक्कर की बात करेंगे। अच्छा, उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है। अच्छा सर, अभी दिष्ट धारा के तुल्य क्यों मान रहे हैं? दिष्ट धारा के तुल्य क्यों मान रहे हैं? देखो चक्कर ये है कि दो तरीके चीजों को समझने के, दो तरीके चीजों को समझने के। या तो हम पूरी मजदूरी करें आज से, अभी से पूरी मजदूरी मतलब कि हम पहले हम समझे कि भैया धारा में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, फिर हम समझे कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होती है तो क्या क्या होता है, फिर हम समझे कि उसमें आर में क्या भाव होता है, एल में क्या होता है, सी में, पूरी रामायण कथा समझे बहुत डिटेल में, 1 महीना पड़े। या दूसरा तरीका, आम जिंदगी, आसान जिंदगी, क्या हम डीसी करंट पढ़ कर आ चुके हैं, डीसी करंट पढ़ कर आ चुके हैं, बिल्कुल डीसी में मुझे सब कुछ पता है। हमने सर महीनों तक
कम से कम एक डेढ़ महीना तो हमने डीसी के ऊपर पूरी चर्चा करी सर, वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मैं कुछ ऐसा सोच लूं, ऐसा समझ लूं कि जो एसी है वो डीसी के तुल्य कैसे बन सकता है। तो अगर एसी को डीसी के तुल्य बना दिया तो मेरा तो मामला खत्म हो गया, फिर तो मेरे को कुछ पढ़ना ही नहीं है, फिर तो मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो वही कोशिशें हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहली कोशिश हमने बोला कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पर कुछ एसी स्रोत है, यहाँ से एसी धारा आ रही है, धारा एसी आ रही है, और इस प्रतिरोध में डीसी धारा आ रही है, इस प्रतिरोध में आर प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, इसमें डीसी धारा आ रही है। तो हमने बोला कि दिष्ट धारा का माध्य मूलमान उस धारा के, उस दिष्ट धारा के, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मूलमान जो औसत मान होगा वो उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है जो किसी परिपथ में उतनी ही मात्रा में आवेश प्रवाहित करवाती है। तो किस मात्रा में आवेश प्रवाहित करवाती है? इसका जो आवेश होगा, वो आवेश हम लिख सकते हैं सर क्यू बराबर होता है इंटीग्रेशन आई डी टी के। तो कितना आवेश होगा सर? इंटीग्रेशन आई डी टी के बराबर होगा आवेश। अच्छा, तो उतना ही आवेश प्रवाहित करवाती है जितना प्रत्यावर्ती धारा उतनी ही समय में उसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करवाती है। तो इसका आवेश क्या लिख सकते हैं? इसका आवेश लिखेंगे इंटीग्रेशन आई एसी डीसी और एसी लिख देता हूं मैं ना, ताकि क्लैरिटी बनी रहे हमारे लिए। मतलब ये दोनों आवेश बराबर हो जाए, ये दोनों आवेश बराबर हो जाए, देख आसान है, फॉर्मूला रख लेगा, जिंदगी आसान रहेगी। लेकिन फील दे रहा हूं, समझने की कोशिश कर कि यहां पर जितना आवेश इसमें लगा उतना आवेश इसमें जाए, तो वह देख तुझे प्रत्यावर्ती धारा पता है, तुझे एसी धारा डीसी धारा नहीं पता। अभी चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा दी गई है, लेकिन हमें डीसी धारा कितनी है, उसके तुल्य डीसी धारा कितनी है वो निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन आई एसी डीटी बराबर होगा इंटीग्रेशन आई डीसी dt। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में तो प्रत्यावर्ती धारा तो सब बराबर तो नहीं कर सकता मैं, जैसे इंटीग्रेशन बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन ये डीसी धारा नहीं है तो इंटीग्रेशन बाहर निकाल दूंगा। तो इंटीग्रेशन आई एसी dt बटे में इंटीग्रेशन dt, क्योंकि वहां पर आई डीसी जो इंटीग्रेशन बाहर आ गया है और इंटीग्रेशन dt को मैं नीचे लेकर आ गया हूं। तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में? ये लिखा तो ये भी था, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि देखो, अगर आपको पता करना है कि विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है, औसत मान क्या है, मतलब मैं कितना किस वैल्यू को बोलूं किसका औसत मान है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो हमने प्रत्यावर्ती धारा में देखा, सर यहाँ पर धारा का मान बदल रहा है, तो कौन सी वैल्यू होगी? जैसे 0 से 5 फिर 0 5 5 0 5 0 5 5 0, तो कौन सी वैल्यू होगी जिसको मैं बोलूंगा उसका औसत मान है, जिसको मैं बोलूंगा उसका औसत मान है। तो इसको हमने आसान रूप में तो परिभाषित कर दिया, लेकिन उसमें शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो शब्दों में हमने बोला कि यार एक काम करो, तुम दो प्रतिरोध लो, इसमें एसी धारा भाव, इसमें डीसी धारा भाव, ठीक है। फिर देखो कि जितना आवेश इसमें 2 कूलम आवेश गया, इसमें 2 कूलम आवेश गया, तो जो डीसी धारा 2 कूलम आवेश इसमें से बहा दे, वह एसी धारा के लिए औसत मान कहलाएगी, वो एसी धारा के लिए औसत मान कहलाएगी। क्या थोड़ा सा फील आया सभी को? छटाक भर, चुटकी भर, इतना सा फील आया कि हाँ सर क्या बोलना चाह रहे हो आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास जितनी एसी है उतनी ही डीसी बन जाए, और वो डीसी का वो मान जो एसी के बराबर आवेश बहा दे, तो उसे हम बोलेंगे औसत मान बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, या इसको ऐसा सोच सकते हैं कि मान के चलो ना कि 2 मैडम है 440 वोल्ट का झटका देने के लिए तैयार, ठीक है, तो एक देंगी प्रत्यावर्ती धारा से, एक देंगी डीसी धारा से झटका। तो हमने क्या बोला, अब हमें ये पता करना है कि देखो एक मैडम तो हमारे पास है जो 440 वोल्ट का झटका दे सकती है, वो तुम्हारे पास, तुमने बोला भैया कि सर लगा 440 वोल्ट का झटका छूने से तेरे, मतलब तुम्हें पता है कौन सी मैडम 440 वोल्ट का झटका दे सकती है? बिल्कुल। अब मुझे एक और ऐसी मैडम बनानी है जो डीसी, या ये तो इनका तो धारा समय साथ बदल रही है, तो मुझे इनका एक औसत मान पता करना है। तो औसत मतलब नियत होना चाहिए, समय साथ नहीं बदलना चाहिए। औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब ऐसा होता है कि जो समय के साथ नियत हो, है ना, जो नियत हो, जो ना बदले। तो वो कौन सी वैल्यू हो, तो वो वैल्यू पता करने के लिए मैंने कहा कि इस एक प्रतिरोध में से कुछ आवेश बहा के देखा, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड के भाई कितना आवेश आगे बोल दिया, फिर मतलब यार उतना ही आवेश कौन सी डीसी धारा दे देगी, वो जो डीसी धारा देगी उसी ही मैंने औसत मान बोल दिया, उसी में क्या बोल दिया? औसत मान बोल दिया। क्लियर है मामला? क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गया? आई है ना? तो यहाँ पर आप चाहो तो इसका ये फील ले सकते हो, आप बस आराम से इसका भी फील और एक और परिभाषा बनाऊंगा तो और ज्यादा आएगा। बाकी आप अभी के लिए तैयार रख सकते हो, आपको एसी थ्रो दिया तो इंटीग्रेशन ए आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी करना है, उससे आपको इसका औसत मान मिल जाए। तो वो वैल्यू पता करने के लिए क्या करा कि इस एक प्रतिरोध में से कुछ आवेश बहा के देखा, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड के भाई कितना आवेश आगे बोल दिया, फिर मतलब यार उतना ही आवेश कौन सी डीसी धारा दे देगी, वो जो डीसी धारा देगी उसी ही मैंने औसत मान बोल दिया, उसी में क्या बोल दिया? औसत मान बोल दिया। क्लियर है मामला? क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गया? आई है ना? तो यहाँ पर आप चाहो तो इसका ये फील ले सकते हो, आप बस आराम से इसका भी फील और एक और परिभाषा बनाऊंगा तो और ज्यादा आएगा। बाकी आप अभी के लिए तैयार रख सकते हो, आपको एसी थ्रो दिया तो इंटीग्रेशन ए आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी करना है, उससे आपको इसका औसत मान मिल जाएगा, औसत मान मिल जाएगा। ये हो गया है आई एवरेज। एक अलग क्वेश्चन कर देता हूं मैं, जिससे आपको और आसानी मिलेगी इसको समझने में, है ना। जैसे मान के चलो हमने इसका एग्जांपल लिखा, मैंने बोला कि हमें पता करना है भैया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है का टी बराबर 0 से टी बराबर कैपिटल टी बटा 2 के लिए आई एवरेज औसत मान कैसे निकालेंगे औसत मान कैसे निकालेंगे? तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, इसके लिए तो फॉर्मूला है, बस उसको ही ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन आई डी टी, यहाँ पे क्या एसी स्रोत रखते हैं हम, बटे में इंटीग्रेशन डी टी बराबर होगा आई एवरेज। या एक्चुअली दिष्ट धारा है, उसके तुल्य दिष्ट धारा है, एक्चुअली दिष्ट धारा नहीं है, डीसी नहीं है, उसके तुल्य मान से हम आई एवरेज बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको एक बार हम सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, किसी बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूं, वैल्यू निकाल के बता देता हूं, है ना। तो या दो चीजें, या तो आप आईटी का ग्राफ बना लो, उसका एरिया निकाल लो, या पूरा मजदूरी के साथ सॉल्व कर दो। तो मैं एक बार पूरा सॉल्व करूंगा, आई की वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी dt बटे में इंटीग्रेशन dt, कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल टी बाय 2 तक, 0 से कैपिटल टी बाय 2 तक, ये होगा आई एवरेज के बराबर। अच्छा जी, अब आई नॉट तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर रख देते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे बाबा सर मैं तो भूल गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है, कॉस होता है या माइनस कॉस होता है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बाबा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन याद है या भूल गए? जो भी कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जब डिफरेंशिएशन होता है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं आगे।
बटे में, इस पूरे के बटे में क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन dt, तो इंटीग्रेशन dt तो t बन चुका है। अब इस पूरे में जहां जहां t है वहां पे एक बार 0 रखना है और एक बार कैपिटल T बटा 2 रखना है, ये हमारा आई एवरेज आ जाएगा। देखो ये I0 इसको दो, ओमेगा को बाहर रख लो, तो ये हो जाएगा I0 बटे में ओमेगा बाहर आ चुका है, एक माइनस साइन भी बाहर रख लो, माइनस साइन भी बाहर रख लो। अब ये बचा है cos ओमेगा t, इसमें लिमिट रखना है 0 से कैपिटल T बटा 2 और नीचे भी कैपिटल, ये इसमें लिमिट रखना है कैपिटल T बटा 2 से 0 तक, तो कैपिटल T माइनस 0 कर दिया नीचे, इसमें एक बार कैपिटल T बटा 2 रखा, एक बार 0 रखा, इसमें भी वही करो, तो यहां पर हमारे पास आई एवरेज का मान आ जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस I0 बटे में ओमेगा। अच्छा सर, ये cos में एक बार कैपिटल T बटा 2 रखो, तो cos ओमेगा, देखो ओमेगा भी एक्चुअल में कैपिटल T बाय 2 पाई बाय कैपिटल T होता है, इनटू कैपिटल T बाय 2 रखेंगे, माइनस करेंगे cos ओमेगा की जगह कैपिटल T बाय 2 इनटू 0 रखूंगा मैं, फिर बटे में आ गया है कैपिटल T बाय 2, ये होगा आई एवरेज। ये सबसे खतरनाक गणित होता है इसका आई एवरेज और आई आरएमएस निकालने का, है ना। आप लोग चाहो तो खतरों के खिलाड़ी बन सकते हो, बाकी आपको इसका आंसर याद तो रखना ही पड़ेगा। अब यहां पर क्या होगा सर, देखो ये t से t कर दिया, 0 से 0 कर दिया, ये होगा cos पाई और ये होगा cos 0, तो ये होगा माइनस I0 बटे में ओमेगा इनटू, यहां पर क्या होगा सर जी, यहां पर क्या होगा सर जी, सर ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है cos पाई माइनस cos 0 बटे में कैपिटल T बटा 2, एक्चुअली कैपिटल T बटा 2 तो लिखा हुआ है, तो यहां पर हम कैपिटल T को फिर से ओमेगा के पदों में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में कैपिटल T का ही दिया, उसने हमें ये इक्वेशन दी, इसके पदों में आंसर जी। तो इसे हम फिर से 2 पाई बाय ओमेगा लिखेंगे, तो 2 पाई बटे में ओमेगा और ये बटे में 2 है ही इसके साथ में, ये 2 से 2 कट गया, ये ओमेगा पलटेगा ऊपर जाएगा, वो ओमेगा से ओमेगा भी कट जाएगा और कहानी जो बचेगी वो इतनी सी बचेगी, तो माइनस I0 बटे में ओमेगा लिख देता हूं अभी के लिए। cos पाई जो होता है सर वो -1 होता है, ये माइनस के आगे एक 0 cos 0 1 होता है और बटे में पाई और ओमेगा पलटेगा तो ऊपर जा चुका है, ओमेगा से ओमेगा कट चुका है, ये माइनस 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 2 और माइनस I0 जो बनेगा वो बनेगा 2 I0 बटे में ओमेगा। सर पहले आंसर ही बता देते, ये आएगा, हाँ तो यही याद कर ले। तो सर ये सब क्यों करवाया, आप बच्चे की जान लेना चाहते हो सर, आप तो मुझे डरा देते हो। हाँ हाँ, डराने के लिए बताया था, ठीक है। क्यों क्यों, क्योंकि ये मैंने तो एक इक्वेशन दी है ना, जी एडवांस में वो कोई भी इक्वेशन दे देता है, कोई भी इक्वेशन, साइन कॉस ई की पावर में इक्वेशन चल रही है, इक्वेशन में बोल दिया कि यहाँ पर आई बराबर I0 t बटे में 2 इक्वेशन दे दिया, चल रहा है मामला, औसत मान पूछ रहा है, ऐसे वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे ध्यान से रख लो, 2 I0 बटा पाई आई एवरेज होता है, यही साइन के लिए होगा, यही कॉस के लिए होगा, 2 I0 बटा पाई औसत मान होता है आधे चक्कर के लिए, यही साइन के लिए होगा, यही कॉस के लिए होगा। आप ये डेरिवेशन बस आप अगर चाहो तो कर सकते हो पूरा, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे करते हैं, सारी वैल्यूज रखना होती है और उससे आंसर आ जाता है, 2 I0 बटा पाई वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा ओके सर, हाँ क्लियर है मामला, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, बोल दिया कि यहाँ पर आई बराबर I0 t बटे में 2 इक्वेशन दे दिया, चल रहा है मामला, औसत मान पूछ रहा है, ऐसी वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे ध्यान से रख लो, 2 I0 बटा पाई आई एवरेज होता है, यही साइन के लिए होगा, यही कॉस के लिए होगा, 2 I0 बटा पाई औसत मान होता है आधे चक्कर के लिए, यही साइन के लिए होगा, यही कॉस के लिए होगा। आप ये डेरिवेशन बस आप अगर चाहो तो कर सकते हो पूरा, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे करते हैं, सारी वैल्यूज रखना होती है और उससे आंसर आ जाता है, 2 I0 बटा पाई वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा ओके सर, हाँ क्लियर है मामला, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक बार फिर से नहीं बताऊंगा मैं बेटा, इसमें ना कोई समझाने वाली चीज ही नहीं है, इसमें बस यह है कि यार इक्वेशन रखी वैल्यू, इसमें I0 बाहर लिखा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t बटे में ओमेगा कर दिया, अब यहाँ पे ओमेगा को, वो यहाँ पर ओमेगा को मिल गया 2 पाई बाय कैपिटल T, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल T होता है, ठीक है। अब जहां ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल T रखा, फिर एक बार t की जगह कैपिटल T बाय 2 रखा, फिर एक बार t की जगह मैंने 0 रखा, फिर 2 से 2 कट गया, कैपिटल T से कैपिटल T कर लिया, ये हो गया cos पाई हो गया, ये cos 0 हो गया, और यहाँ पे t बटा 2, यहाँ वही वाली बात, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन, ये dt का इंटीग्रेशन होगा, t आ गया, तो यहाँ पर t बाय 2 आ गया, फिर cos पाई जो होगा और ये cos 0 होगा, cos पाई की माइनस होगा, माइनस का cos 0 बना होता है, इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस ये माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 into -2 I0 प्लस 2 I0 बटे में ओमेगा बचेगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आप बहुत सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो इसमें आप चाहो तो इसके अलावा भी मजदूरी से बच सकते थे, ये तो उनके लिए बता दें जिनके किसी बोर्ड में है ना, कोई बोर्ड ऐसा होता है जो चाहता है कि नहीं हम बदला लेंगे, तो ये वही बदले वाले के लिए है, आप कर सकते हैं, सीधा सीधा ऐसा भी मतलब निकाल सकते हैं। देखो क्या मतलब सर जी, क्या मतलब सर जी, देखो क्या मतलब निकल सकते हैं, आपको आधे चक्कर की बात करनी है, तो मैं इसका एरिया आपको सीधे सीधे लिखना सिखाया था, कितनों को याद है इसका एरिया मैंने सीधे सीधे लिखना सिखाया था आपको, कितनों को याद है इसका एरिया मैंने सीधे सीधे लिखना सिखाया था, बोल रे राजा बोल, क्या तुझे याद है इसका एरिया मैंने लिखना सिखाया था, कितना होता है इसका एरिया, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है सर, ये होता है अधिकतम मान, वहां पे साइन का अधिकतम मान 1 था, तो इसका एरिया कितना था, तो सर आपने हमें बताया था कि अगर ये आधा होता तो इसका एरिया 1 होता है, तो ये आधा 2 है, तो इसका एरिया 2 हो गया, तो ये ऊपर वाला जो है इसका एरिया 2 I0 हो चुका है, ऊपर वाले का एरिया कितना हो चुका है 2 I0 हो चुका है, 2 I0 हो चुका है, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा एसपी स्टार, बिल्कुल एसपी स्टार, सिंपल सा एसपी स्टार, कि आपको इसकी मजदूरी नहीं करना, सर आई डोंट लाइक दैट, तो कोई बात नहीं, तो एरिया से कर देखो जैसे सिखाया था, 2 I0 को लीजिए मैंने एरिया, है ना, यहां पर देखो क्या करना है, तुम्हें निकालना है आई एवरेज, तो आई एवरेज होता है सर इंटीग्रेशन आई dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt, ओके सर नो वरीज, तो इंटीग्रेशन आई dt क्या होगा सर, इसका एरिया, उसका क्षेत्रफल हो गया 2 I0, कहानी खत्म। अच्छा बटे में कैपिटल T बटा 2 होगा मेरा, तो t का इंटीग्रेशन करो मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा, मतलब यहां पे कहां से 0 से कैपिटल T बाय 2 करना, यहां पे कैपिटल T बाय 2 आ गया, बस सिंपल आंसर, क्या बात कर रहे हो, हां देख ये हो जाएगा 2 I0 बटे में कैपिटल T को कर दिया 2 पाई बाय ओमेगा, तो जैसे 2 पाई बाय ओमेगा का आधा, है ना, तो ये 2 से 2 कट गया। अच्छा एक मिनट, यहां पे ना ओमेगा, ये I0 बटा ओमेगा भी होगा, एक I0 बटा ओमेगा होगा, क्यों होगा I0 बटा ओमेगा, है ना, ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में यहां पर इस अक्ष के अनुदिश हम आप लिखते हैं 0 0 पाई बाय 2 पाई, ये सारी बात लिखी जाती है 3 पाई बाय 2,
3π/2 और फिर यहाँ पर 2π लिखा जाता है। तो ये टाइम हम कैपिटल टी के पदों में लिखा जाएगा एरिया। हमें थोड़ा सा एरिया निकालना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये होगा 2I0/ω निकलेगा इसका एरिया, क्योंकि यहाँ पर मैं ये जो टी है इसको फिर से ओमेगा के पदों में बदलूंगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर यह I0/ω बचेगा, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा फिर से कट जाएगा और यहाँ पर अल्टीमेटली आंसर 2I0/π बचेगा। थोड़ी खतरनाक सी गणित लगती है, लेकिन आप आंसर इसको सीधे ऐसा याद रख सकते हो, आप इसका आंसर सीधे याद रख सकते हो। क्लियर मामला? चलिए, तो ये जो पूरी बात पढ़ी हमने, ये जो पूरी कहानी पढ़ी हमने, ये जो कहानी थी औसत मान की थी, औसत मान की थी, है ना, या आपके लिए है ना, जैसे और भी जो धाराएं होती हैं वो उसके कुछ औसत मान मैंने यहाँ पर लिखे हुए। हाँ देखो, जैसे अगर हमारे पास क्या क्या तरंगे हो सकते हैं, अगर हमारे पास वक्रीय तरंग है तो इसका औसत मान जो होता है, अभी औसत मान पे हमें जानना है, वर्ग माध्य मूल मान में नहीं पड़ा, तो 2I0/π हमने पढ़ा, इसको 0.0637 I0 लिख सकते हैं। आधी होगी तो भी औसत मान वही होगा, आधी होगी तो औसत मान क्या हो जाएगा सर, आधी होगी तो यहाँ पर औसत मान अगर मैं पूरे का देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पूरे का औसत मान देख रहा हूँ, तो ये इसका आधा हो जाएगा। पूर्ण तरंग होगा तो उसका औसत मान इसके बराबर ही होगा, वर्गाकार होगा तो इसका औसत मान है ना, इसका औसत मान जो होगा I0 ही होगा, क्योंकि वर्गाकार है इसका औसत क्या होता है, आधे के लिए बदल लिया, ये नियत मान है, उसका औसत भी I0 ही होगा। इसी प्रकार से अगर आधा इसको सॉल्व करना होता है, आप सीधे आंसर याद रख सकते हो, I0/2 होगा, I0/2 होगा। ठीक है, पाई आएगा, एक मिनट को, कहां पर पाई आएगा बेटा, अच्छा हाँ, यहां पर भी पाई आएगा। इसी प्रकार से एक और वैल्यू होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब औसत मान बस पूछ सकते हैं इतना होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम आने वाले समय में, सबसे ज्यादा यूज करेंगे वह होता है RMS, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, सर ये क्या होता है, वर्ग माध्य मूल क्या होता है, यह क्या है एक्चुअल में, कि अगर हमारे पास ना, देखो हमने ये सोचा, जैसे अभी मैं आपको प्रतिरोध का सोचना सिखाया था ना, कहां सिखाया सर अभी आपने, ये इसमें जितना आवेश उतना आवेश इसमें भेजा, तो ये जो वैल्यू होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं एक्चुअल में औसत मान बोलूंगा प्रत्यावर्ती धारा का। इसी प्रकार से अब हम प्रत्यावर्ती धारा का सीख रहे हैं, वर्ग माध्य मूल मान RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। पहले आप चाहो तो इसका फॉर्मूला बताता हूं और इसको थोड़ा समझा देता हूं, है ना। ये क्या है, देखो ये सबसे ज्यादा यूज हुआ हमारे न्यूमेरिकल वगैरह में, है ना, और एक्चुअल में हमारे घरों में जो 220 वोल्ट बोल रहे हैं वो यही वैल्यू है, RMS मान है, RMS मान है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस निर्दिष्ट धारा के बराबर, इसमें हम निर्दिष्ट धारा के बराबर मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम निर्दिष्ट धारा में पढ़ रहा है, तो उस निर्दिष्ट धारा के मान के बराबर हम मानेंगे जो कि किसी प्रतिरोध में किसी समय अंतराल में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कर दे जितनी उसी प्रतिरोध में उसी समय अंतराल में वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। मतलब क्या हुआ, देखो फील करो एक बार, मान के चलो मेरे पास एक प्रतिरोध है R, ठीक है, यहाँ पर ये I AC आ रहा है, इसमें AC धारा आ रही है, इसमें DC धारा आ रही है। ठीक है, अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, RMS वैल्यू निकालने का या RMS वैल्यू समझने का क्या मकसद है मेरा बस इतना सा मकसद है यार, कि मैं यहाँ ये बात समझ जाऊं कि यहाँ पे IAC जो होगा और एक कुछ ना कुछ IDC होगा, तो मैं न्यूमेरिकल IAC मुझे क्वेश्चन में देगा, लेकिन मैं उसको DC में बदल के सॉल्व कर लूंगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, कि मेरे पास अगर क्वेश्चन में मुझे कभी भी वो AC वैल्यू देगा या AC स्रोत देगा, तो मैं उसे DC में कैसे बदल लूं। क्यों DC में बदलूंगा सर मैं, कि DC में बदलने के बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, DC में बदलने के बाद मेरी जिंदगी आसान होगी, मेरे पास V/R वाले फॉर्मूले जो भी फॉर्मूले सारे लगा पाऊंगा। ठीक है, तो DC में कैसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको पता करना है कि इसका DC कितना है, तो प्रतिरोध में से धारा भाव, ठीक है, तो इसमें जो शक्ति या इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है सर, ऊष्मा डीएच बोल दूं या एच ऊष्मा बोल देता हूं, ये होता है इंटीग्रेशन I dt, तो इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt लिखूंगा मैं, प्रतिरोध में I स्क्वायर R t फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, इसके लिए लिखूंगा इंटीग्रेशन I dc R dt। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लिखे हैं, ये दोनों जितनी ऊष्मा इसमें उत्पन्न हो रही है उतनी ऊष्मा अगर इसमें भी उत्पन्न हो जाए, तो यह वैल्यू जो DC धारा की आएगी उसे मैं RMS मान बोलूंगा AC के लिए। इसको ऐसा समझो यार कि मान के चलो कि यहाँ पर आपके पास एक प्रतिरोध है, या ऐसा समझो कि यहाँ पर कोई धारा है जो कुछ काम करके जा रही है आपके लिए, कुछ काम करके जा रही है आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो धारा जो है उछल कूद बहुत मचाती है, है ना। जैसे ऐसा समझो कि एक हमने घर में काम वाली रखी है, या कार्य करने के लिए, घर का कार्य में सहायता करने के लिए एक काम वाली बाई रखी है, लेकिन सर ये वाली जो काम वाली बाई है, ये अगर इसको झाड़ू पोछा करने का बोल तो उठा पटक बहुत करती है सर, है ना सर। हमारे घर में ये जाने के बाद हमें फिर से सफाई करना पड़ जाती है सर, या सर ये बहुत ज्यादा बकबक करती रहती है, हमारे पूरे घर वालों का दिमाग खराब करती रहती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी काम वाली ढूंढी जाए जो कार्य तो वही सब कर जाए, ऊष्मा उतनी उत्पन्न कर जाए, लेकिन यह एक नियत मान हो, मतलब यह दिष्ट धारा हो, तो वह जो वैल्यू होगी उसे ही हम RMS मान बोल देंगे, क्या सभी को यह समझ में आया, यही चीज आप इसमें भी समझ सकते हो, वही बात मैं समझा रहा था, अभी बात और अच्छे समझ में आ जाएगी क्या, कि सर देखो यहाँ पर ये AC धारा आ रही है, यहाँ पर DC धारा आ रही है, तो आपको बताइए AC धारा जो है ना, यह क्या होगा, यह वैल्यू जो है कम ज्यादा होती रहेगी इसमें। हम क्या चाहते हैं ना, ऐसा समझो कि आप यहाँ पर ये प्रतिरोध आपके घर में, है ना, AC स्रोत आ रहा है, या आप समझ सकते हो सर हमारे घर में है पैसा बरसाने वाली मशीन, सर जब बटन दबाओ तो पैसा बाहर आता है, लेकिन चक्कर यह है कि सर ये AC स्रोत है, तो इसमें सर कभी कमजोर होता है। लेकिन अब हम चाहते हैं सर कि इसी के तुल्य एक और पैसा बरसाने वाली मशीन आ जाए सर, लेकिन उसका मान नियत रहना चाहिए, ठीक है। उसमें हम क्या बोलेंगे, जितना आवेश ये बरसा रही है उतना ही आवेश ये भी बरसा दे, तो यहाँ पर ये जो नियत मान होगा इसका आवेश बरसाने वाला मान, उसे हमने औसत मान बोल दिया। और वैसे ही AC धारा का जो नियत मान होगा, जो क्या करे, जो उतनी ही शक्ति उत्पन्न कर दे, उसे हम RMS मान बोलते हैं, है ना। मतलब ऐसा समझो, आप ऐसा समझ सकते हो इसको, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि ये दुनिया में कोई नहीं समझाता है, सर बोल देगा, अच्छा ये वैल्यू ये फार्मूला होता है, चले अंडर रूट इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, ये फार्मूला हो गया, याद कर ले इसे। अरे फार्मूला बना कैसे वो तो फील कर ले कम से कम, ठीक है, बस वही फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें। तो ध्यान से बढ़िया तरीके से जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, क्या कि मेरे पास AC स्रोत था, तो AC स्रोत में जो आवेश AC स्रोत दे रहा है मुझे 2 सेकंड में, उतना ही आवेश जो DC स्रोत दे जाएगा, उस DC स्रोत को मैंने उसका औसत मान बोल दिया। अब जितनी शक्ति या जितना ऊर्जा या जितनी ऊष्मा AC स्रोत उत्पन्न कर देगा 2 सेकंड में, उतनी ही ऊष्मा जो DC स्रोत उत्पन्न कर जाएगा उसे मैं RMS मान बोल देता हूं, इसे मैं क्या बोलता हूं, RMS मान बोलता हूं। तो जब हमारे पास यहाँ पर सुजल मीना, आज ही तेरा कोर्स ब्लॉक हो रहा है, तू जा यहाँ से निकल ले तू, है ना। इस दुनिया में कौन पागल है कौन अच्छा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुजल मीना तू जा, तू वहीं से पढ़ ले, जहां से पढ़ना वहां से पढ़ ले, है ना, लेकिन मेरी क्लास से निकल जा।
सुजन मीना बधाई हो, दिवाली खत्म हो चुकी है लेकिन हमारे रॉकेट बच गए थे। उसका एक रॉकेट तुम्हारे कोर्स में गिर चुका है। क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा कोर्स आज बंद हो जाए इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। देख यहां पर अगर मेरे पास आरएमएस वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू जो है वह क्या दे रहा है, आरएमएस वैल्यू जो है वह इक्वल मान बोल रहा है। और किसका मान बोल रहा है, शक्ति में इक्वल बोल रहा है। और औसत क्या था, आवेश का मान बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आरटी करूंगा एसी के लिए, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आरटी करूंगा डीसी के लिए, इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन आई एसी का स्क्वायर। देखिए समय सब बदला, इसमें इंटीग्रेशन बाहर नहीं ले जा सकता, आर डीटी बराबर होगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डीटी। अच्छा, ये आर तो प्रतिरोध तो सर नियत होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो हम बाहर कर देते हैं तो आर से आर कट जाएगा। और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डीटी अपॉन, अच्छा अपॉन नहीं लगा तो इसको लिख देता हूं, ये डीसी का स्रोत तो वो धारा का मान तो नियत, वही तो नियत मान मुझे पता करना है, तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इसे लिख देंगे हम इंटीग्रेट, ये हो जाएगा आईसी आई डीसी का स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। अब इस dt को नीचे ले आओ और यहां से आप वैल्यू प्राप्त कर सकते हो, वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। सुजन मीना मुझे नहीं पता तूने बोला या नहीं बोला, या तो उस बच्चे का नाम बता दे जिसने बोला है, या तेरा कोर्स तो आज ब्लॉक होगा। तो अब यहां पर क्या हो सकता है, ये dt को मैं नीचे ले जाऊं तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt अपॉन में ये dt इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा। और ये है आई डीसी का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाऊंगा मैं, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे वर्गमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। बस ये मेरा आंसर है। तो यहां पर यह जो डीसी की वैल्यू है, यही वैल्यू को हम आई आरएमएस मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई आरएमएस मान। मतलब डीसी का वह मान जो वैल्यू आपको ये बताया कि जितनी ऊष्मा ये एसी उत्पन्न करेगी उतनी ऊष्मा ये डीसी उत्पन्न कर जाए, और यह डीसी के उस मान को हम आई आरएमएस बोलेंगे, उसको हम आई आरएमएस मान बोलेंगे। क्लियर है? तो हम इस फॉर्मूले को अल्टीमेटली ऐसा लिखेंगे, आई आरएमएस वैल्यू जो होगी, स्मॉल आर भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये होगा वर्गमूल में या अंडर रूट में इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डीटी अपॉन में इंटीग्रेशन डीटी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, वर्ग माध्य मूल। मतलब वर्ग करो फिर एवरेज लो और वर्ग मूल्य ले लो, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने आई का स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान के बोला, तो यहां पे आई का स्क्वायर मतलब वर्ग का आई का वर्ग करा, फिर इसका एवरेज लिया और इस पे फिर हमने रूट लगा दिया। क्या कर दिया, रूट लगा दिया। इसे हम आई आरएमएस मान बोलते हैं। अब सोच, अगर जो मैंने औसत के लिए सॉल्व किया वही आरएमएस के लिए सॉल्व करना, तो मुझे लगता है तुम सब पूरे के पूरे तौर पे हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहां पे लूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन बटे में dt उस पूरे पे रूट। ठीक है, तो ये हम आप बोलो मैं सॉल्व करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसका सीधा आंसर आप याद रख सकते हो कि आई आरएमएस जब हम जैसे हम अगर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं ना, यहां पर छुटके से मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट सी बात, यदि हमने आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिया है, तब इस कंडीशन में साइन लो कॉस लो बात बराबर है। इस कंडीशन में इसमें कोई इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें आधे चक्कर की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा चक्कर चलेगा, क्यों आधे चक्कर में देखिए स्क्वायर कर दिया, तो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव वाली भी ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है, तो उसमें आधे चक्कर में बात करो, पूरे चक्कर में बात करो, एक ही आंसर आएगा। तो यहां पर आई बराबर हो जाएगा आई नॉट बटा रूट 2, आई बराबर हो जाएगा आई नॉट बटा रूट 2, या आई आरएमएस जो होगा, एक्चुअली आरएमएस लिखना चाहिए हमें, आई आरएमएस जो होगा वो जाएगा आई नॉट बटा रूट 2 आ जाएगा, आई नॉट बटा रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे वैल्यू याद रख सकते हो। और हमारे घरों में जो हम बोलते हैं 220 वोल्ट आ रहा है ना, हम बोलते हैं कि हमारे घरों में भारत देश में 220 वोल्ट आ रहा है, यह एक्चुअल में आरएमएस मान है, ये वी आरएमएस मान है। ठीक है, एक बात अब गांठ बांध लो अपनी जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो, क्या कि अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में जब भी कुछ ना बोला जाए और वैल्यू दे दी जाए, जैसे आपको बोला कि यार वोल्टेज जो है ना वो 100 वोल्ट है, आप बोला वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, आप बोला वोल्टेज जो है 300 वोल्ट है, कुछ नहीं बोला तो बस वोल्टेज बोल दिया, तो वो अपने आप समझ जाओ वो आरएमएस मान दे रहा है। क्या दे रहा है, आरएमएस मान दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर वी आरएमएस 220 वोल्ट है, तो जैसा हम एग्जांपल समझे ये वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसमें भी ये फॉर्मूला वी नॉट बराबर होगा, या वी आरएमएस जो होगा वो होगा वी नॉट बटे में रूट 2, या हम लिख सकते हैं वी नॉट की वैल्यू जो होगी रूट 2 इंटू वी आरएमएस होगी। तो हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसमें रूट 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, रूट 2 इंटू 220 या 1.414 इंटू 220, जरा करके बताओ कितना आ रहा है, 1.414 इंटू 220, ये आएगा आपका 311 वोल्ट के करीब लगभग। तो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसका अधिकतम मान 311 वोल्ट होता है। तो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 311 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 311 वोल्ट होती है। क्लियर मामला? तो यह आप इस टेबल की मदद से याद रख सकते हो, टेबल आप बना सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, आधा चक्कर पूरा चक्कर, उसमें आरएमएस मान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता सर? यहाँ पर अगर मेरे पास ये आधा चक्कर लूं, आधा ऊपर वाला लूं या पूरा चक्कर लूं, क्योंकि उसमें स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर होती है जो नेगेटिव वाली वैल्यू वो भी पॉजिटिव में आ चुकी है। तो इसमें मैं ज्यावक्रिय में या पूर्ण तरंग दुष्टकारी में, मतलब क्या हुआ कि यह दुष्टकारी मतलब नीचे वाले भी ऊपर कर दिया, उस कंडीशन में आरएमएस मान सेम ही आएगा और औसत मान भी सेम ही आएगा। लेकिन अगर हम अर्ध तरंग देखें, आधी तरंग फिर तरंग, तो उस कंडीशन में आई नॉट बटा 2 होगा, इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन नहीं जानते, आई नॉट बटा 2 आप याद रख सकते हो। और ये दोनों कभी नहीं पूछेगा, लेकिन इनके वैल्यूज भी आप याद रख लो तो बढ़िया होती है ना। क्या होगा, ये इसमें बस अगर वर्गाकार है तो आई नॉट मैक्सिमम मान आई नॉट है, औसत मान भी आई नॉट है, आरएमएस मान भी आई नॉट ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? तो ये बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी वैल्यू हो गया आप आई नॉट ही आएगी। ये परिवर्तित हो रहा है, धारा बड़ी फिर कम हुई, फिर बड़ी फिर कम हुई, तो इस कंडीशन में आई नॉट बटा रूट 3 होगा वर्ग माध्य मूल मान, और औसत मान जो है वो आई नॉट बटा 2 हो जाएगा। क्लियर मामला?
चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे अभी, है ना। अब हमें इसमें और भी कुछ बातें करनी है, पश्चिमगामी अग्रगामी की बातें करनी है, और उसके बाद में फिर हम फेजर डायग्राम वगैरह पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, है ना। मतलब हम फिर उसके बाद में आगे बढ़कर और भी बातें करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, जैसे आपके पास ये समीकरण दिया है, आपको पता करना है कि इसमें वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, शिखर मान क्या होगा, आवृत्ति क्या होगी वगैरह सब कुछ। चाहिए होमवर्क में इस प्रकार के और भी सवाल आपको मिलेंगे, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए इनको। ये नहीं होगा कलांतर वगैरह की बातें मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर वाले सवाल भी थे, वो चिंता ना करो, मैं अगली क्लास में आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, अभी जितनी बातें बताई वो एक बार ध्यान रखना। चलिए, तो जितना रिवाइज करना, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।